अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम KNI में आपका मेज़बान इफ्तिखारी भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मौजूद हैं हम है पाकिस्तान पार्टी के बानी इश्तियाक अहमद मिर्ज़ा साहब के साथ। इन्होंने हम है पाकिस्तान नाम से पार्टी बनाई जिसका मंशूर आम गरीब आवाम को फ़ायदा पहुँचाना, बेरोज़गारी का ख़ात्मा करना और ये इस टाइम जो मुल्क में एक महंगाई का तूफ़ान बरपा है इसके ऊपर इन्होंने वर्किंग की है। किस तरीके से इसका हल निकालेंगे और आम गरीब आवाम को किस तरह फ़ायदा पहुंचेगा, मिर्ज़ा साहब से पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम सलाम। जी मिर्ज़ा साहब, पहले तो ये बताएं हमारे नाज़रीन को, हम है पाकिस्तान के नाम से जो आपने पार्टी बनाई है, इससे पहले भी कई पार्टियां आई पाकिस्तान के नाम पे बनी, लेकिन आज तक पाकिस्तान का कुछ नहीं बना सकी। आपकी पार्टी पाकिस्तान के लिए ऐसा क्या खास करने जा रही है जिसका फ़ायदा आवाम को होगा? भट्टी साहब, पहली बात यह है कि आज से पहले जितनी पार्टियां आई या जो पार्टियां बनी हुई हैं इस वक्त जो एग्जिस्ट कर रही हैं, मैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं समझता। वो सियासी जमातें नहीं हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं और उनके जो करता धरता हैं, सरबराह हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के मालिक हैं। वो सियासत में सिर्फ इसलिए आते हैं कि ताकि पब्लिक की ताकत से वो बरसर इक़्तिदार आए और बरसर इक़्तिदार आकर जो इस मुल्क के ख़जाने हैं उनको वो लूट सकें। तो उनका सियासत से मैं नहीं समझता कोई तल्लक है और ना ही वो सियासी अमूर को समझते हैं। इसके लिए मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि पॉलिटिकल लीडरशिप वो होती है कि जो अमूर मुमलिकत समझती हो कि भी रियासत को कैसे हम वेलफेयर स्टेट बना सकते हैं। तो जो इन मामलात को के अमूर मुमलिकत को समझता हो उसको हम सियासतदान कहते हैं, ठीक है। लेकिन इंतहाई माजरत के साथ ये सियासतदान नहीं है, ये बिजनेसमैन है। तो उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी पार्टी है हम है पाकिस्तान, जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होने जा रही है, वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात होगी कि जो इस मुल्क को जो ये सियासी मुआशी गर्दाब है इनसे इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को निकालेगी। सर, जैसे आपने एक बात की, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के तौर पे काम कर रही हैं, तो क्या आप समझते हैं कि मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें अगर ऐसी कंपनियां चलेंगी तो मुल्क का नुकसान नहीं है? जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि जो बिजनेसमैन होगा वो सिर्फ अपने बिजनेस को प्रमोट करने आएगा, वो लोगों की वेलफेयर के लिए नहीं आएगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि पिछले कई अशरों से ये जमातें काम कर रही हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है कि आज मुल्क दिवालिया होने के करीब है। आज पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर जलील हो रही है। एक आटे के थैले की खातर लोगों का कत्ल हो रहा है और ये कत्ल मैं ये समझता हूँ कि ये हुक्मरान जिम्मेदार हैं। ये लोग जो पाँव के नीचे आके मर रहे हैं, एक आटे के थैले की खातर मर रहे हैं, ये शहीद हो रहे हैं। लेकिन ये इनका जो कत्ल है, ये इनकी जो नाकस पॉलिसियाँ हैं, ये इसकी वजह से हो रही हैं। मसलन मैं अभी आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि जो मेरी मालूमात है कि हुकूमत ने 54 अरब की सब्सिडी दी है आटे के ऊपर, कि हुकूमत पाकिस्तान 54 अरब का आटा मुफ्त फ्री ऑफ कास्ट लोगों को देगी। अब आप मीडिया से आपका तल्लक है, आप ये जो सीन है कैप्चर भी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह ट्रकों से थैले उठा कर बाहर फेंके जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है? मतलब मुझे तो बड़ा वाज़ेह है कि ये 8-10 अरब का आटा तकसीम होगा और 44-46 अरब रुपया इनकी जेबों में जाएगा। ये अवाम के ऊपर एक और बहुत बड़ा डाका है। लेकिन बात ये है ना कि इन चीज़ों के ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलती, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं। उन्होंने भी कल आके यही करना है। तो इसलिए हम तो देख रहे हैं, अगर हम लोग आज ये समझें कि हमारे घर में डाका पड़ा हुआ है, डाकू आए हुए हैं, अगर आज हम आम पाकिस्तानी इकट्ठे होकर पॉलिटिकली मूवमेंट नहीं करेंगे तो आप यकीन करें कि हमारी नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। तो क्या समझते हैं, अगर आपकी पार्टी को मौका मिलता है, आप लोग इक़्तिदार में आते हैं, तो आवाम को क्या फ़ायदा पहुँचाएंगे और आपका मंशूर क्या है? आप किस बुनियाद पर आवाम के पास जाएंगे? देखें, बात यह है कि हमारी पार्टी और दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि जो दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ या
अपने आप को अपना खुद साख्ता सियासतदान और सियासी पार्टियां कहती हैं, उनको आप जब देखेंगे तो वो सुबह से लेकर शाम तक पाकिस्तान के मसाइल का जिक्र करेंगे, बेशक वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, अपोजिशन में, ठीक है। वो एक ही बात, एक ही रट जी, बेरोज़गारी है, दहशतगर्दी है, इस चीज़ का फलां जिम्मेदार है, हम इस मुल्क को ठीक कर देंगे, हम इस मुल्क को बुरानों से निकाल देंगे, हम इसको एशिया का टाइगर बना देंगे, ठीक है। वो इस किस्म की बातों के अलावा सोल्यूशन की बात नहीं करेंगे। मसलन ये बात नहीं करेंगे कि बेरोज़गारी कैसे दूर होगी, ये बात नहीं करेंगे कि दहशतगर्दी कैसे दूर होगी, ये बात नहीं करेंगे कि जुराइम कैसे ख़त्म होंगे, लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा। वो फार्मूला नहीं देते। हमारी पार्टी के पास पाकिस्तान के हर मसले का हल मौजूद है। अगर हमारे पास हर मसले का हल मौजूद है, मसलन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त समझें कि एक ऐसी भंवर में फंसी हुई कश्ती है, लेकिन इसका कोई उन्होंने, मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं आ रहा कि इसकी कोई इन्होंने वो नहीं बनाई, अपना प्लानिंग नहीं की, मतलब प्लानिंग इन्होंने नहीं की। मसलन हमारी पार्टी है हम है पाकिस्तान। सब मैं आपको बता रहा था कि जो माजी की हुकूमतें हैं या मौजूदा हुकूमतें हैं, इन्होंने कभी पाकिस्तान की प्लानिंग की ही नहीं है। मुझे ये बताएं कि अगर 1960 में इस्लामाबाद की मास्टर प्लानिंग हो सकती थी, तो पूरे पाकिस्तान के हर ज़िले की, हर डिवीज़न की क्यों नहीं मास्टर प्लानिंग हो सकती थी। मास्टर प्लानिंग में, इस्लामाबाद की मास्टर प्लानिंग में कोरिया से या इंग्लैंड से, अमेरिका से लोग आए थे, इधर के लोगों ने मास्टर प्लानिंग की होगी ना। तो अगर इस्लामाबाद की तरह उस वक़्त मशरकी मगरबी पाकिस्तान की तमाम की मास्टर प्लानिंग हो जाती, तो मेरा यकीन है कि ये मुल्क ना टूटता। और आज भी यही बात है कि जो इंटीरियर सिंध है या इंटीरियर बलूचिस्तान या अपना कबायली इलाका जात, उनको तो यही लगता है ना कि पाकिस्तान का सारा पैसा या लाहौर में लग रहा है या इस्लामाबाद में लग रहा है। तो आप क्यों लोगों के दिलों में नफरतें पैदा करते हैं? तो इसलिए हम पाकिस्तान, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, वो कहती है कि जनाब सबसे पहले तो बुनियाद ठीक करें ना। वो बुनियाद क्या है कि आप 200 यूनियन काउंसिल पर सूबा बनाएं, और वो 200 यूनियन काउंसिल पर जो सूबा मुश्तमल होगा वो अपनी मास्टर प्लानिंग करे। मास्टर प्लानिंग क्या करे? अपनी ज़री ज़मीन को डिफ़ाइन करें, अपनी सनती ज़मीन को डिफ़ाइन करे, तजारती ज़मीन को, राइशी ज़मीन को डिफ़ाइन करे। जब वो डिफ़ाइन करेगा, अपने वो पार्क तक डिफ़ाइन करेगा, कब्रिस्तान, ग्राउंड्स, उसके इलाके में, उस सूबे में कौन सी पैदावार होगी, कौन सा खाम मटीरियल है, वो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि क्या वहाँ कोई डैम बन सकता है, वो अपनी सड़कें, एवरीथिंग की मास्टर प्लानिंग करेगा, अपनी प्लांटेशन तक की मास्टर प्लानिंग करेगा कि जनाब मेरे सूबे में ये होगा, मेरे सूबे में ये तफरी के पार्क होंगे, ये यानी कि एवरीथिंग, सिंपल सी बात ये। तो उसका नतीजा ये होगा कि आपकी ज़री ज़मीनें महफूज हो जाएंगी, और वो सूबा प्लानिंग करेगा कि मैंने 100 कनाल पर, 200 कनाल पर, 100 कनाल पर मैंने अपना एक ज़री फार्म बनाना है। उसमें ये हो जाएगा कि फार्म मालकान के लिए ये लाजमी हो जाएगा कि वो उसके अंदर प्रोडक्शन करें। अगर वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो वो 200 यूनियन काउंसिल पर जो सूबा मुश्तमल होगा वो प्रोडक्शन कराएगा। आपका अनाज का प्रॉब्लम ही नहीं होगा। आपका अनाज इतना वाफर मिकदार में पैदा होगा कि आप लोगों को फ्री अनाज देना शुरू कर देंगे। आपने पैसा कमाना है दूसरे मुल्कों से, अपने शहरियों से नहीं कमाना। अपने शहरियों को तो आपने सहूलतें देनी है, जिस तरह यूरोप कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, इंग्लैंड कर रहा है। तो इस तरीके से, और ये अगर ये वाकई पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये बरसर इक़्तिदार हैं, हमारी तजवीज़ पर ये अमल कर लें। हमें कोई शौक नहीं है कि हमने ही हुकूमत में आकर हमने करना है। हम जो सलूशन दे रहे हैं वो मतलब बेपे की तरह है। जो मौजूदा हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की आए, पीडीएफ की, अपना पीडीएम की हो या तरीके इंसाफ की आगे हुकूमत आए, ये बुनियादी बात है। इसको तय किए बगैर आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अगर ये लोग हमें गुलामी से निकालना चाहते हैं तो इस असूल पर अमल करेंगे। इसी तरह हम पाकिस्तान, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पास पाकिस्तान के हर प्रॉब्लम का हल है।
ऐसा हल है कि यहाँ से दहशतगर्दी का खात्मा हो सकता है, यहाँ से 80% क्राइम हम ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे आप यकीन करें कि 2 साल के अंदर अंदर पूरे यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा से यहाँ पे टूरिस्ट होंगे। आपको राजे बाज़ार की गलियों में बैरूनी टूरिस्ट नज़र आ रहा होगा। जब वो टूरिस्ट आएगा तो जनाब डॉलर भी आएंगे, पौंड भी आएंगे, वो लोग यहाँ पे खर्च करेंगे। आज अलमिया क्या है? अलमिया ये है कि आपके फेडरल कैपिटल में, आपके किसी प्रोविंशियल कैपिटल में कोई फॉरेनर आपको नज़र ही नहीं आता। क्या बना के रख दिया इन्होंने मुल्क का? तो इसलिए इस वक्त एक ही हल है, वो ये है कि आम पाकिस्तानी, हम है पाकिस्तान, इस पार्टी को ज्वाइन करें और अपने अफरादी ताकत से, अपनी वोट की ताकत से इनको हम शिकस्त दे सकते हैं। ये हमसे ज़्यादा ज़हीन नहीं है। मेरा यकीन है कि एक आम पाकिस्तानी का बेटा बेटी इनसे ज़्यादा ज़हीन है। ठीक है, तो यही मकसद और यही मिशन लेकर हम निकले हैं। तो जैसे अभी बेरोज़गारी की सूरत-हाल आपके सामने है, क्राइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है, लोग भूख की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, आटे की लाइनों में लोग मार रहे हैं, एक एक कीमती जान वहाँ पे जाके ज़ाया होती है, वो पूरे ख़ानदान का कफ़ील होता है जो उस लाइन में लग के मार रहा है। तो क्या समझते हैं अगर ये हालात रहे तो ये जो सियासी अभी हालात चल रहे हैं तो इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखें, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं वो तो टोटल ही कोलैप्स है। यानी अब अदलिया का भी टकराव हो गया, तो मैं तो उसको कोलैप्स ही समझूंगा। अब बात यह है कि हमने जो मौजूदा हालात हैं उनको ठीक कैसे करना है। मसलन हमें पाकिस्तान, उसके पास बेरोज़गारी का जो सबसे बड़ा हल है वो ये है कि स्टेट ज़िम्मेदार है। ये जो अवाम है, ये जो सब्जेक्ट है, ये रियासत की औलाद है, स्टेट की औलाद है। और एक बाप को, माँ को मालूम होना चाहिए कि उसके बेटे ने, बेटी ने खाना खाया है कि नहीं खाया, क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस वक्त जो स्टेट है उसको पता ही नहीं है कि उसकी औलाद कितनी है, उसको पता ही नहीं है कि उसकी कौन से बेटे अपना रोज़गार न होने की वजह से जुराइम में मुब्तला है। तो उसके लिए हमें पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा फार्मूला है और दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। मसलन आपको इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में ये फार्मूला नज़र आएगा। कोई मैं अजनबी बात नहीं करने लगा हूँ। वो फार्मूला क्या है? हमें पाकिस्तान के पास ये है कि हम कहते हैं जी कि जो भी बेरोज़गार है उसको अपना 14,000 बेरोज़गारी अलाउंस दें। कोई खातून अगर बेरोज़गार है उसको भी 14,000 बेरोज़गारी अलाउंस दें। अगर उनका बच्चा है उसको 7,000 गुजारा अलाउंस दें। अगर कोई बूढ़ा है तो उसको ओल्ड एज अलाउंस दें। अगर कोई डिसेबल है उसको डिसेबिलिटी अलाउंस दें। और वो डिसेबिलिटी अलाउंस भी इसी तरह है। अगर वो आम आदमी है तो उसको 14,000 अलाउंस है। अगर वो डिसेबल है तो उसको पर्सन और डिसेबिलिटी दोनों का अलाउंस मिलना चाहिए। और IM पाकिस्तान ये जो बात कहती है, आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या ये यूरोप में नहीं हो रहा, इंग्लैंड में नहीं हो रहा। वो कहाँ से पैसे देते हैं? क्या ख़जाने में से देते हैं? सिर्फ उन्होंने तकसीम का निज़ाम ऐसा बनाया हुआ है कि एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ को देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। कोई जो अनएम्प्लॉयमेंट लोन्स लेने वाले हैं उनको कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती और स्टेट को पता होता है कि मेरा ये जो सब्जेक्ट है इसके पास काम है या नहीं। जब उसकी जॉब निकलती है तो स्टेट उसको बताती है कि हाँ भी तुम्हारी क्वालिफिकेशन के मुताबिक, तुम्हारी स्किल के मुताबिक ये जॉब निकल आई है। तो इसलिए वहाँ पे तो बेरोज़गारी का उस तरह कंसेप्ट नहीं चलता। तो हमें पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हमारे पास पूरा एक प्लान है कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये 14,000 रुपया, और इसको अगर आप एक फैमिली की सूरत में देखें कि अगर एक मियाँ बीवी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, तो मियाँ को 14,000, बीवी को 14,000, बच्चों को 7,000, 42,000, 42,000 रुपया एक फैमिली को मिलता है। तो जब 42,000 रुपया उस फैमिली को मिलेगा तो वो क्यों क्राइम में मुब्तला होगी? वो ज़िल्लत से ज़िंदगी नहीं गुजारेगी। इंशाल्लाह ताला वो इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारेगी और उसका हाथ किसी के सामने नहीं फैलेगा। और वो प्रोग्राम हमारे पास पूरा मौजूद है कि वो पैसा कहाँ से जनरेट होगा और उसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर 1 रुपये का भी बोझ नहीं पड़ेगा। जो फाइनेंस के ऊपर हमारे पास फार्मूला है
वो फार्मूला स्टेट को फाइनेंशियली इतना मजबूत बनाता है कि कोई शख्स भी टैक्स चोरी का तस्वर तक नहीं कर सकता। तो उसके ऊपर, क्योंकि वो प्रोग्राम बहुत डिटेल से है, मुख्तसरन मैं उसके मतलब आपको बता देता हूँ कि हमारा वो प्रोग्राम ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो टैक्स सिस्टम है वो ये है कि यूनियन कौंसिल की सतह से टैक्स कलेक्ट होता है और वफाक तक जाता है, फिर वफाक उस टैक्स को नीचे तक भेजता है और आपको यूनियन कौंसिल की सतह पर ट्यूबवेल गली बनती हुई नज़र आती है और वफाक उस आम तक भी आती है, वो जो आपको नज़र आते हैं। अब मौजूदा टैक्स सिस्टम में नीचे से ऊपर जाते हुए छेद हैं, सुराख हैं, आपकी रकम चोरी होती है। ऊपर से नीचे आते हुए छेद हैं, सुराख हैं, आपकी रकम चोरी हो जाती है। एक बात याद रखें कि पाकिस्तान का कोई भी अदारा, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सनत, वो किसी ना किसी यूनियन कौंसिल में है। अगर एयरपोर्ट भी है तो किसी यूनियन कौंसिल में है, अगर किसी बहुत बड़ी शुगर मिल है तो वो किसी यूनियन कौंसिल में है। हम में पाकिस्तान वो कहती है जी कि आप गवर्नमेंट को 3 लेवल पे रखें, एक फेडरल लेवल, एक 200 यूनियन कौंसिल पर मुश्तमल सूबा लेवल और एक यूनियन कौंसिल लेवल। और आप जो यूनियन कौंसिल के टैक्स हैं उसकी कलेक्शन का इख्तियार यूनियन कौंसिल की गवर्नमेंट को दें और यूनियन कौंसिल की गवर्नमेंट कम से कम 50 नुमाइंदों पे मुश्तमिल हो और यूनियन कौंसिल वो 100% टैक्स कलेक्ट करके 50% पास रखे, 25% जो 200 यूनियन कौंसिल का सूबा है उसको भेजे और 25% टैक्स वो वफाक को भेजे। अब उसका फ़ायदा ये है कि वफाक को नीचे पैसे नहीं भेजने पड़ेंगे, उसका फ़ायदा ये है कि सूबे को नीचे यूनियन कौंसिल के पास पैसे नहीं भेजने पड़ेंगे। यूनियन कौंसिल के पास जो वो 50% टैक्स रखेगी उससे वो अपनी यूनियन कौंसिल की जो बेरोज़गारी अलाउंस, दूसरा तीसरा तरक्याती काम, वो सारे खुद कराएगी। इससे खुद कफील हो जाएगी। सिंपल सी बात है, खुद कफील हो जाएगी। और उस आपने हर 300 वोटर 250 वोटर पे एक नुमाइंदा रख दें। यूनियन कौंसिल में आपने किसी को तनख्वाह देनी है, जब 50 नुमाइंदे होंगे तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि उस यूनियन कौंसिल में किसी प्राइम मिनिस्टर की, किसी प्रेसिडेंट की, किसी भी शख्स की, माफिया की अगर शुगर मिल है, फ्लोर मिल है, वो उस शुगर मिल और फ्लोर मिल को टैक्स चोरी नहीं करने देंगे। वजह कि उनको पता है कि यहाँ से जो हमने टैक्स कलेक्ट करना है ये 50% यूनियन कौंसिल के पास रहना है, इसलिए सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो टैक्स चोरी होने दें। और इसी तरह जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद दोबारा इश्तियाक अहमद मिर्ज़ा साहब से पूछेंगे कि आम आवाम को हम सब पाकिस्तान पार्टी क्या फ़ायदा देगी और इन्होंने आने वाले वक्त में क्या प्लानिंग की है। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि इश्तियाक अहमद मिर्ज़ा साहब प्रोग्राम KNI में हमारे साथ मौजूद हैं। आज ये बता रहे हैं कि अवाम को किस तरीके से फ़ायदा पहुंच सकता है, मुल्क में क्या ऐसे हालात लाई जाए जिससे मुल्क तरक्की भी करेगा और खुद कफील भी हो जाएगा। हर आम आदमी अगर यूनियन कौंसिल की सतह पर मुल्क को मजबूत देखना चाहता है तो हमें पाकिस्तान पार्टी के मंशूर के ऊपर अमल करे, इसका हिस्सा बने और इनकी प्लानिंग के तहत अगर चलाया जाए मुल्क को, या मुल्की हालात को चेंज करना या बेरोज़गारी का खात्मा करना है तो हमें पाकिस्तान पार्टी का जो मंशूर है इस पर अमल दरामद किया जाए। इश्तियाक मिर्ज़ा साहब आगे क्या कहते हैं इनसे पूछेंगे जी। अच्छा, दूसरा बात यह है कि देखें, आप पाकिस्तान के हालात को देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो दौलत है वो डीरेन हो रही है 3-4 सूरतों में। आपका जितने माफियाज हैं, चाहे शुगर माफिया है, लैंड माफिया है, फ्लोर माफिया है, या किसी भी सूरत में है, वो यहाँ से पैसा कमा कर बैरून मुल्क भिजवा रहे हैं। एक ये डीरेन हो रहा है। दूसरा, आपके जो सियासतदान है या हम सियासतदान, सिविल, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, ये सब मिलकर इन्होंने पाकिस्तान को बैरूनी
जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं उनके हाथों यरगमाल बनाया हुआ है कि मसलन ये पावर में आके उन कंपनियों के साथ ऐसे मुआहदे करते हैं कि उन मुआहदों की रोशनी में जो मुल्क के वसाइल हैं वो बेदर्दी से लूटे जा रहे हैं उन कंपनियों में इनका हिस्सा होता है। मसलन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक एक्सचेंज है, ये जो टेलीफोन है, ठीक है, पाकिस्तान PTCL जो है, जो PTCL है, अब ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कोई अरब ये मेरे ख्याल में कतर की कोई कंपनी है, उसको इन्होंने सेल किया कोई 25% शेयर उस कंपनी को बेचेंगे और ये पूरी कंपनी यानी कि 75% अभी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, उसका सारा कंट्रोल वो उस कंपनी के पास चला गया। यानी खरबों रुपए की एक कंपनी आपने चंद अरबों में यरगमाल बना दी। इसी तरह आपके हर जो मुनाफा बख्श अदारा है उसको उन्होंने इसी तरह यरगमाल बनाया हुआ है। और फिर ये एग्रीमेंट कहाँ पे करते हैं? ये एग्रीमेंट जाके बाहर करते हैं और उस एग्रीमेंट को तफज़ देते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ज़रिए, ताकि कोई नई हुकूमत आए तो वो उस एग्रीमेंट को अगर छेड़ने की कोशिश करे तो पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तानी अवाम को अरबों डॉलर का वो अर्जाना भरना पड़े। यानी इस तरीके से आपका हर वो अदारा जो मुनाफा बख्श है, जो मुनाफा दे सकता है, ठीक है, वो इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। फिर इन्हीं सियासी लोगों ने अपने पाकिस्तान के अदारों के अंदर अगर किसी अदारे की गुंजाइश है 100 मुलाजम की, तो इन्होंने 400 भर्ती किए हुए हैं। जब 400 आदमी आप भर्ती करेंगे तो उस अदारे ने तो खसारे में ही जाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों की मजबूरी है, क्योंकि इन्होंने तो वोट लेकर तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि लोग हमें पाकिस्तान में अगर शामिल होंगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज होगा। और दूसरी बात ये है कि आज आप देखें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, जुराइम है, कोई शख्स महफूज नहीं है। तो हमें पाकिस्तान के पास एक ऐसा सलूशन है कि गवर्नमेंट का एक पैसा लगे बगैर अगर ये मुल्क पुरसकून हो जाए, अमन व अमान ठीक हो जाए, लोगों की बदमाशी ख़त्म हो जाए, अमीरों का जबर गरीबों पर ख़त्म हो जाए, पुलिस गर्दी ख़त्म हो जाए और आपका टूरिज़्म बढ़ जाए, 80% जुराइम का ख़ात्मा हो जाए और गवर्नमेंट का एक पैसा भी ना लगे, ऐसे सलूशन भी मौजूद हैं। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान ने एक अदारा पेमरा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया। अब वो रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या करती है? वो यूनियन कौंसिल की सतह पर एक लाइसेंस जारी करती है या तहसील की सतह पर करती है या जिस लेवल पे भी वो लाइसेंस जारी करती है। अब प्राइवेट लोग कंपटीशन में आके वो लाइसेंस लेते हैं। लाइसेंस लेने के बाद प्राइवेट लोग अपने पैसे लगा के करोड़ 2 करोड़ लगा के वो हेडर लगाते हैं और अपने ही पैसे लगाकर गली गली में वो केबल बिछाते हैं, लोगों के घर में केबल पहुंचती है। उसके बदले में पेमरा ने उनको एथोराइज किया हुआ है कि आप 300 रुपया 400 रुपया आप अपनी चार्जेस लेंगे। और इस तरह एक सिस्टम 1.5 साल के अंदर पेमरा ने पूरे मुल्क में बिछा दिया। हम ये कहते हैं जी कि आप पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह एक पाकिस्तान CCTV रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दें और यूनियन कौंसिल की सतह पर आप उस CCTV रेगुलेटरी अथॉरिटी वो लाइसेंस जारी करें। यूनियन कौंसिल की सतह पर जो उसका चलाने वाला होगा, ऑपरेटर होगा, जो लाइसेंस लेगा, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा और पूरी यूनियन कौंसिल में अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय CCTV रेगुलेटरी अथॉरिटी वो कैमरे लगाएगा। किस क्वालिटी के कैमरे होंगे, कितने फासले पे लगेंगे, ये सब डिसाइड करेगी रेगुलेटरी अथॉरिटी। यानी पूरी मैपिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी देगी। कायदो ज़वाबत रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएगी कि तुमने इस रिकॉर्डिंग को कितने अरसे के लिए सेव करके रखना है। सेम टाइम तुम रेगुलेटरी अथॉरिटी को ये फुटेज भेजोगे और
मुतलका थाने में जाएगा, यानी ये सारी चीज़ें किसने डिसाइड करनी है? ये रेगुलेटरी अथॉरिटी डिसाइड करेगी। अब उसके बदले में रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको ऑथराइज करेगी कि तुम 300 रुपया पर दुकान पर घर से सिक्योरिटी के नाम पे चार्ज करोगे। अब मेरी जो कैलकुलेशन है कि एक यूनियन काउंसिल है, मतलब मैं जिस यूनियन काउंसिल में रहता हूँ वहाँ कम से कम 10,000 दुकानें, 10,000 दुकानें और घर हैं। 10,000 दुकानें और घर होने का मतलब ये है कि उस ऑपरेटर को 30 लाख रुपये महीना आएगा। अब जब 30 लाख आएगा तो रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको पाबंद कर सकती है कि भाई ये 10% तुमने रेगुलेटरी अथॉरिटी को देना है। 10% का मतलब ये है कि वो 3 लाख रुपया रेगुलेटरी अथॉरिटी को पे करेगा। उसने 12 से 14 आदमी एम्प्लॉय भी रखने हैं। उसका 6 करोड़ 5 करोड़ का वो अगर सेटअप बनाता है तो उसको पता है कि यार मुझे 22-24 लाख रुपया महीने का बचेगा, मैं रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी दूँ, मुलाजमों को तनख्वाहें भी दूँ, और मेरा 10 साल का लाइसेंस है, 15 साल का लाइसेंस है, रीन्यूएबल है। और उसको यह भी पता होगा कि मेरा कैमरा अगर ख़राब हुआ तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वो कैमरा भी नहीं ख़राब होने देगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके 80% जुराइम ख़त्म हो जाएंगे, आपकी दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। ये लोग जो आपको गंदा पाकिस्तान, अभी बातों में आपने मुझे बताया है कि ये पाकिस्तान दुनिया में 3रे नंबर पे इस वक्त है कि गंदा मुल्क है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लोग सेफ़ एंड सिक्योर हो जाएंगे। खैबर से कराची तक लोग बिला खौफ अपना सफ़र करेंगे। आपका टूरिस्ट अपने आप को सेफ महसूस करेगा। ये जो आप कहते हैं जी कि स्वात में फ़लाँ जगह में ये हो गया है, वो हो गया है, जत्थे आ गए हैं, ये जत्थे ख़त्म हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि आपको पता होगा, पूरी कौम का पता होगा ये जत्थे कौन है, कैसे हैं और किस तरह एलिमिनेट करते हैं। आपकी पुलिस कम हो जाएगी। आपको जो जगह जगह हर जगह पुलिस वाले नजर आते हैं, ये आपको खत्म हो जाएंगे। अभी आप जैसे बात कर रहे हैं सीसीटीवी के हवाले से, तो सेफ सिटी के हवाले से भी तो एक प्रोजेक्ट काम कर रहा है ना, इंटरेस्ट पे एग्जैक्ट पे कैमरे लगाए गए हैं, तो उसका मकसद पूरा नहीं हो सकता? नहीं, वो टोटल ड्रामा है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने कैमरे ख़राब होते हैं तो उन्होंने 6 महीने ठीक नहीं करने, क्योंकि उनका स्टेक नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो कैमरे ख़राब करके उन्होंने दोबारा लगाने होते हैं, वो फंड खाने होते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने सेफ सिटी के नाम पे अभी तक कोई इतनी वो इफ़ेक्टिव नहीं है। सिंपल ये है कि वो लोगों को ये इस किस्म की बातें करके, इस किस्म के प्रोग्राम बना के वो लोगों को डिस्करेज करना चाहते हैं कि नहीं जी नहीं, ये कैमरों से भी ये जुराइम नहीं रुकते। जबकि आज दुबई आपके सामने है, एमिरेट्स आपके सामने, सऊदीया आपके सामने है, इंग्लैंड आपके सामने है। जिस मुल्क ने भी तरक्की की है उसने ये बुनियादी काम किए हैं, और उन्होंने तो चलें अपनी गवर्नमेंट के ख़जाने से लगाए हैं। हमारी हुकूमतें ये कह सकती हैं कि जी हमारे पास इतने फ़ंड नहीं है, लेकिन हमने जो फार्मूला दिया है सीसीटीवी रेगुलेटरी अथॉरिटी का, इसमें गवर्नमेंट के कौन से पैसे लगते हैं? गवर्नमेंट को इसको इम्प्लीमेंट कराने में क्या एतराज़ है? सिंपल बात यह है कि चूँकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, ये खुद माफियाज हैं, इसलिए ये नहीं करेंगे। आप क्या समझते हैं कि इनको नहीं पता ये बातें? इन सबको मालूम है, मुझसे ज़्यादा ज़हन रखते हैं, लेकिन चूँकि उनका इंटरेस्ट नहीं है इस बात पे, इसलिए वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे अवाम की हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, अवाम की भूख, ये चीज़ें ख़त्म हो। और आज आप देख लें कि किस तरह पूरी दुनिया में हम पाकिस्तानियों की ये तज़लील कर रहे हैं। नहीं, जैसा आपने सिक्योरिटी के हवाले से बात की, बेरोज़गारी के हवाले से भी आपके देखा है कि अगर सूबे बनाए जाए ज़्यादा से ज़्यादा, बेरोज़गारी का ख़ात्मा कैसे हो सकता है इन हालात में? अभी जो मौजूदा हमारे हालात जा रहे हैं, इसमें कैसे ये आवाम की जो भूख है कैसे ख़त्म होगी? आम आदमी कैसे इन हालात का सामना कर सकता है? नहीं, अभी तो कुछ आप सोल्यूशन, जब तक आप जो सोल्यूशन हमने दिए हैं इन पर हम अमल नहीं करेंगे तो ये आगे तबाही है, इससे भी बुरे हालात होंगे। लोगों ने सड़कों पर सरेआम लूटना शुरू कर देना है, बल्कि अब लोगों ने लूटना शुरू कर दिया है। पेट की भूख से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अभी भी ये होश के नाखन लें। मुझे डर है कि जो लोगों की हालात हैं, लोगों ने इन पर हमले करना शुरू कर देने हैं। लोगों ने, और एक बात याद रखें, जिसके पास गाड़ी है वो अमीर आदमी है। आम आदमियों ने अगर ये ठीक ना हुए तो ये समझते हैं कि हम महफूज हो जाएंगे। इन्होंने अपने साथ साथ एक आम जो दरमियाने तबके का आदमी है, जो बमुश्किल अपनी गाड़ी चला रहा है,
सदबोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको भी ख़तरे में डाल दिया है। तो अब भी इनके लिए वक्त है कि होश के नाखल लें। जो हम सलूशन पेश कर रहे हैं ये प्रैक्टिकेबल सलूशन है, ठीक है, एप्लीकेबल सलूशन है, इन पे अमल दरामद हो सकता है। इन पे अमल दरामद करें, मुल्क सिक्योर हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। तो मौजूदा जो हालात जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ, अपोजिशन का जोर है कि इलेक्शन हो जाए, हुकूमत जो है वो इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही, इस टाइम टकराव की सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हुई है, इस पर आपकी पार्टी का क्या उसमें? देखें, इन्होंने सब ने मिलकर सियासी अदम इस्तेकाम तो पैदा कर दिया है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुल्क इसके इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं चल रहा, बस एक ड्रामेबाजी हो रही है। और मुझे तो ये लग रहा है कि अगर यही हालात रहे तो शायद कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाए 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जिस तरह बांग्लादेश में आई थी, और वो ये ऐलान कर दें कि सबको हाउस अरेस्ट करें। इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है। लेकिन उसके लिए जब तक कोई इंटरनेशनल पावर थपकी नहीं देगी तो उस वक्त तक ये काम नहीं होगा। तो मुझे तो हालात जो है वो कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, अगर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आती है या कोई और गवर्नमेंट आती है या किसी और किस्म की कोई सरगर्मी होती है, तो हमारा मुल्क अभी इन हालात में है कि उसका सामना कर सके? कौन सी इंटरनल पॉलिसी है, कौन सी एक्सटर्नल पॉलिसी है जिससे मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा है? अगर आपने कर्जे ही लेकर मुल्क चलाना है तो यार क्लर्कों को 20 क्लर्कों को ऊपर बैठा दें, इनसे अच्छी हुकूमत कर लेंगे। कौन हंसी आती है कि ये है क्या? इनसे आप कोई भी ये जो मौजूदा हालात हैं ये जो संभालेंगे, ये नहीं संभाल सकते। तो आप क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए? चूँकि आफ्ताब विरक साहब भी मौजूद है, उनको भी टाइम देना है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आम अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मौजूदा हुक्मरानों को क्या मैसेज देना? आम अवाम को मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़ी ताकत हैं। अपने आप को मिसअंडरस्टैंड ना करें। ये लोग आपके मोहताज हैं और आपको एक आटे का थैला देकर आपको ज़कात इस किस्म के कामों में उलझाकर एक्चुअली ये आपके वोट आपसे ख़रीदते हैं। आप इतनी बड़ी ताकत हैं, अपने आप को पहचानें। हमें पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर आएँ तो इंशाल्लाह ताला ये 6 महीनों में 7 महीनों में हम इतनी बड़ी ताकत बन सकते हैं। यहाँ तो ये हमारे मंशूर पर अमल करेंगे, बड़ी क्रिस्टल क्लियर। हमें कोई शौक नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने का, मिनिस्टर बनने का, किसी किस्म का शौक नहीं है। हमें शौक सिंपल ये है कि जो प्रैक्टिकेबल मंशूर हम दे रहे हैं उस पे अमल हो जाए। ये कर दें, वेलकम। अगर ये कर देते हैं तो वेलकम। अगर ये नहीं करते तो फिर किसने करना है? फिर ये जो हमारा ब्रेन चाइल्ड है, ये जो हमारे मंशूर के हिस्से हैं, इन पर किसने अमल करना है? अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम ही करेंगे ना। तो जब हमने करना है, तो जब ये प्लान, ये अपना मंशूर पर अमल दरामद होगा तो पाकिस्तान की अवाम भी खुशहाल होगी और पाकिस्तान भी मजबूत होगा। और फिर मैं आपको ये बात बताऊं कि ये अभी मंशूर के 3-4 पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अभी मैंने एजुकेशन पे डिस्कस नहीं किया। आपकी एजुकेशन फ्री हो जाएगी। क्लास अव्वल से लेकर PhD अगर किसी ने करनी है तो 1 रुपया नहीं लगेगा। आपकी हेल्थ फ्री हो जाएगी। 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ तक का इलाज फ्री हो जाएगा। और इसमें दोनों कामों में स्टेट का 1 रुपया नहीं लगेगा। यह भी मजे की बात बता दूं। यानी कैसी प्लानिंग है कि स्टेट का 1 रुपया लगे बगैर आपकी एजुकेशन फ्री हो जाए, आपकी हेल्थ फ्री हो जाए। आपकी फौज कैसे मजबूत होगी, उसके ऊपर हमारे पास प्लान है। आपके अदारे कैसे मजबूत होंगे, ये जो अपना राशि अफसरान है ये कैसे सीधे होंगे, कैसे काम करेंगे, अवाम को उनके घरों में बैठकर, ये पब्लिक सर्वेंट है, ये अवामी खादम है। अवाम को इंशाल्लाह ताला उनके दफ्तरों में भी चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जिस तरह आप यूफोन, जैस, इन कंपनियों का उनके दफ्तरों में नहीं जाते, मल्ले में ही किसी बच्चे को भेज देते हैं, वो जाके मुतलका दुकान में पैसे जमा कराता है तो 5 मिनट के अंदर आपकी सर्विस आ जाती है। ठीक है, इसी तरह आपने अपने घर से बैठकर आपने कंप्लेंट करनी है किसी भी इदारे में तो इंशाल्लाह ताला 24 घंटे में उनका नुमाइंदा आपके घर पे होगा, रिस्पांस देगा। नहीं 24 घंटे में रिस्पांस होगा तो वो मुतलका आदमी सस्पेंड हो जाएगा,
उसको पता होगा कि मैंने 24 घंटे में रिस्पांस ना दिया तो भाईजान मैं फारग। ठीक है, पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला हम ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान को महफूज बना सकते हैं, पाकिस्तान को खुशहाल बना सकते हैं, यहाँ से करप्शन का खात्मा कर सकते हैं। अगर हमारे प्रोग्राम पे अमल किया जाए, पाकिस्तान 2 से 3 सालों के अंदर अमेरिका को लोन देगा, ये मेरा दावा है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में इश्ताक अहमद मिर्ज़ा साहब मौजूद थे। इन्होंने बहुत अच्छी बातें की, पाकिस्तानी अवाम को किस तरीके से सहूलियात दी जा सकती है उसके बारे में बातें की। हमारे साथ मौजूद है हम सब पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा आफ्ताब विरक साहब, उनसे भी बात करेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जैसा कि हमें पाकिस्तान के पार्टी के जो है बानी इश्तियाक मिर्ज़ा साहब गुफ्तगू कर रहे थे, चीफ ऑर्गेनाइज़र आफ्ताब आलम विरक साहब हमें पाकिस्तान पार्टी से भी हमारे साथ मौजूद हैं। रावलपिंडी से वो बस्ता कानूनदान भी हैं, सीनियर कानूनदान भी है और उसके अलावा सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते हैं। जो साहब बताएं कि हमें पाकिस्तान पार्टी आम आवाम के लिए क्या फ़ायदेमंद साबित होगी और आम आवाम को इस पार्टी से क्या फ़ायदा होगा, ये भी दूसरी पार्टियों की तरह स्वाने ख्वाब तो नहीं दिखाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे पाकिस्तान को मेरा अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली हमारा प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद यही था कि हम लोगों को बाकी पार्टियों की तरह स्वाने ख्वाब ना दिखाएं। जैसे मिर्ज़ा साहब ने पहले बड़ी खूबसूरत बात कही है और उनकी मैं हर अच्छी बात की मैं तईद भी करूँगा कि एक्चुअली हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम आके कोई वजारतें या कोई किसी ओहदों पे आएँ। अल्लाह का शुक्र है हम बड़े ठीक हैं। तो हमारा पर्पज़ ये है कि पाकिस्तान को प्रॉपरस बनाया जाए। अभी फ़िलहाल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि लोगों को एजुकेशन फ्री दे दें या मेडिकल फ्री दे दें या लोगों की कुछ सहूलियात दे दें। सिर्फ लोगों को इन्होंने इवन के लोगों की आज़ादी के साथ खेलना शुरू कर दिया है। एक आटे के बैग की खातर लोग जाने दे रहे हैं। ये किस मुल्क का कानून है? इनको शर्म नहीं आती? हमारे वो भाई हैं, बहनें हैं हमारी, तो वो जाने दे रहे हैं एक एक बैग की खातर। तो मैं तो लोगों को कहूँगा कि इस आटे को लेना बंद कर दें। जिस तरह आपने पहले इतना अरसा गुजारा किया है, इनको भी आप फ़िलहाल गुजारा कर लें, छोड़ दें आटा लेना। इनके मुंह पे तमाचा मारें जो इस फंड को खाने की खातर इन्होंने ये ड्रामा लगाया हुआ है, लोग जाने दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये एक FIR होनी चाहिए, बल्कि सारी FIR होनी चाहिए और जो बंदे इसमें कल्प्रेट हैं, जिसकी वजह से जाने गई हैं, उनको इसमें एज ए एक्यूज्ड इम्प्लीड करना चाहिए केसेस के अंदर। तो भट्टी साहब, आपसे मैं जो मिर्ज़ा साहब ने भी पहले बात कही है कि एक्चुअली जब हम छोटे फोरम पे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बनाएंगे, हमें पता होगा हमारे यूनियन काउंसिल में टोटल बंदे कितने हैं, बच्चे कितने हैं, हम उसकी बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे। अभी हम बच्चों का, हमें कोई पता नहीं बच्चों का मुस्तकबिल क्या है, बच्चों के अखराजात कहाँ से आ रहे हैं, स्टेट को कोई पता नहीं है। वेयर एज के स्टेट सिर्फ टैक्स खाने के लिए हमें ज़बरदस्ती वो हर फोरम पे हमसे वो फोर्सफुली ले रहे हैं। पाकिस्तान की कोई सड़क सलामत नहीं है। सिर्फ एक मोटरवे अगर बनी है तो वो इतनी महंगी है कि सफ़र करना लोगों का महाल हो गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद से लाहौर अगर एक दफ़ा जाएंगे तो तकरीबन 1200 से 1500 रुपया ईच साइड टैक्स है। तो देखें, ये आसान नहीं है लोगों चीज़ों को मीट करना। लोगों के बजट ख़राब हो गए हैं, स्टेट को कोई पता नहीं है। ये अपनी लड़ाई में लगे रहते हैं हर वक्त। और जो ज़्यादतियाँ लोगों के साथ हो रही हैं, किसी फोरम के ऊपर इनकी रेड्रेसल नहीं है। ये बहुत सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि छोटा सा किसी भी डिपार्टमेंट का बंदा है, वो इंसल्ट पहले करेगा, बाकी बातें बाद में करेगा। तो हम हैं पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान के लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल इज़्ज़त देना है, रोज़गार देना है, एजुकेशन देना है और हम उनके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ विद इन नो टाइम वी हैविंग ए मैकेनिज़्म कि उनको हम अकोमोडेट भी करेंगे, उनके रेड्रेसल भी करेंगे। जो इतनी हम नस्लों से, अब ये 77 ईयर अबाउट हो गए पाकिस्तान को बने हुए और आज हम अभी भी 0 पॉइंट पे खड़े हैं। मैं आपको डैम श्योर करके ये बात करूँगा कि पाकिस्तान की कोई सड़क सलामत नहीं है। पाकिस्तान के किसी घर के अंदर पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। पाकिस्तान के किसी घर के अंदर गैस नहीं है। पाकिस्तान के किसी घर के अंदर बिजली बिला तत्ल नहीं है। वेयर एज कि आप इनके जो टैक्सेस हैं वो देख लें कि हर महीने ये विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी एग्रीमेंट ये हमें इम्पोज कर देते हैं हमारे ऊपर, विच इज़ इलीगल। कानून तो नाम की चीज़ पाकिस्तान में रह ही नहीं गई। मुझे समझ नहीं आ रही है पाकिस्तान की सर्वाइवल कैसे हो रही है।
किस तरह ये लोग नोच नोच के खाई जा रहे हैं। पाकिस्तान जो कि अबाउट 24 करोड़ लोग हैं इसके अंदर, लेकिन मेरे ख्याल में ये टोटल 50 लाख बंदा भी नहीं बनता जो मुल्क को खाई जा रहे हैं, पूरे रिसोर्सेज के ऊपर ये काबज बैठे हुए हैं। तो हमारी ये प्लानिंग बहुत हमने प्रिसाइजली चीज़ों को नोट करके इसके ऊपर वर्कआउट किया हुआ है। तो हम इंशाल्लाह आपको ये इंश्योर करते हैं कि मायूसी किसी बंदे को नहीं होगी। मेरा पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम है कि हम हैं पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करें। हम आपका ना तो कोई पैसा लेंगे आपसे, ना आपका वक्त ज़ाया करेंगे। आजकल मोबाइल का दौर है, मेरा नंबर भी मैं भी भट्ट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा स्क्रीन पे चला दें, तो आप कांटेक्ट करें अपने अपने एरिया में जिधर भी पूरे पाकिस्तान में आप बैठे हुए हैं। तो आप इस पार्टी की स्ट्रेंथ बने, तो अपने वोट की वैल्यू और वेट को आप समझें। तो ये जितनी पार्टीज़ ने हमें आज तक यूटिलाइज़ किया है, मिसयूज़ किया है, आप मेहरबानी फरमा के अपने वज़न को महसूस करें। और मैं स्पेसिफ़िकली वकला बरादरी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें इंसल्ट करवाते हुए ये अरसा हो गया है। हम स्ट्राइक्स करते हैं इन लोगों की खातर, हमें क्या मिलता है जी? हमारा सिस्टम आज तक जूं का तूं है। तो मेरी अपनी वकला बरादरी से ये रिक्वेस्ट होगी दस्त बदस्ता कि आप हमारी स्ट्रेंथ बने। पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम हैं पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करें। और इसमें उनके ना फंड्स दरकार हैं, सिर्फ उनसे हमें आइडियाज़ दरकार हैं। लॉयर बरादरी ऐसे हैं लोग, जो भी वकील बंदा होता है वो मुख्तलिफ मराइल से गुजर के और मुख्तलिफ कठन से वो गुजर के आए होते हैं, फ्राम द बॉटम टू टॉप वो जा रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में उनके पास अच्छे सोल्यूशंस मौजूद होते हैं। इस वजह से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस पार्टी की स्ट्रेंथ बने और हमें सोल्यूशंस पेश करें कि पाकिस्तान को इस गर्दाब से हमने निकालना कैसे है। तो मुझे ये कंफर्म है कि बेसिकली ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी तो है ही है, ये हमारे जो रिसोर्सेज है ना उनकी मिस मैनेजमेंट बहुत गंदे तरीके से पाकिस्तान में की गई है। तो ये थोड़ा सा बताएं कि हेल्थ जो आपकी हमें पाकिस्तान हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन बेसिक मसला इस टाइम सबसे बड़ा मसला हेल्थ का है। मुख्तलिफ आप देख लें हमारे छोटे से बड़ा हर घर में शुगर, छोटी छोटी BP ये बीमारियाँ हैं और इनकी अद्वियात बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, आम आदमी की पहुँच से बाहर है। तो आप लोग अगर अवाम की सोच है तो हेल्थ के ऊपर आपका क्या मंशूर है? बट साहब इसके बारे में बड़ा प्रिसाइजली मैं आपसे बात करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बीमारियां और पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ये भी इन्होंने मैनेज करके, और ये माफियाज बैठे हैं जो ऐसी मार्केट के अंदर चीज़ें सेल करते हैं जो लोग खाएं और वो बीमार हो जाएं। हम उन चीज़ों को ही रोकेंगे जो इंसानी सेहत को ख़राब करेंगी। मैं ये आपको बड़ा कंफर्म बिलीफ है मेरा कि अगर हम नेचर की तरफ वापस जाएंगे, नेचुरल चीज़ों को हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे, अननेचुरल ज़िंदगी को हम छोड़ेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। इवन देन फिर भी अगर बीमारी आती है तो हमारे पास सोल्यूशंस ये मौजूद हैं। इसके बारे में मिर्ज़ा साहब ने भी आपसे पहले बात कही है कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर हर 100 बंदे के ऊपर एक डॉक्टर हम डिप्यूट करेंगे जिसका इलाज वो फ्री ऑफ कास्ट करेंगे। जो डॉक्टर साहब का खर्चा होगा वो स्टेट बर्दाश्त करेगी। और लोगों को आप देखेंगे जब हम अननेचुरल लाइफ से अवॉइड करेंगे तो हम एक तो बीमारी की तरफ जाएंगे नहीं, अगर हैं भी हैं तो हम रिवर्स से इंशाल्लाह वापस सेहत की तरफ आ जाएंगे। तो दूसरा एजुकेशन के ऊपर आप लोगों की क्या वर्किंग होगी? एजुकेशन के ऊपर भी वही जिस तरह हमने पहले अर्ज की आपसे कि जब मास्टर प्लानिंग करेंगे हमें पता होगा हमारे पास बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं, खवातीन कितनी हैं, बूढ़े कितने हैं यूनियन काउंसिल के अंदर। हम उधर मैकेनिज्म बनाएंगे कि हमारा जो बच्चा फ्रॉम द बर्थ से लेके तो 5 साल तक हमने उस बच्चे पे क्या खर्च करना है और उसकी ग्रूमिंग कैसे करनी है। फिर जब वो एडमिशन स्कूल में लेगा हम स्कूल उसकी फ्री ऑफ कास्ट उसकी एजुकेशन करवाएंगे, बुक्स यूनिफॉर्म सब कुछ हम उसको देंगे, उसकी जो प्रैक्टिकल वाइवाज है वो भी हम वो फ्री ऑफ कास्ट उसके करेंगे। यानी पेरेंट्स के ऊपर बच्चों का बोझ नहीं डालेंगे, क्योंकि पेरेंट्स का कोई कसूर नहीं है, वो बच्चे स्टेट के हैं। तो हम ये प्लानिंग करेंगे, हमारा जो बच्चा जिस साइड पे जाना चाहेगा, वो मेडिकल में जाना चाहे, वो इंजीनियरिंग में जाना चाहे, वो कंस्ट्रक्शन में जाना चाहे, जिस फील्ड में जाना चाहेगा हम उस बच्चे को स्पेसिफिक फील्ड के अंदर लेके जाएंगे। हमारा जितना भी जो प्रॉपर ब्रेन है वो सारा ड्रेन होके बाहर जा रहा है इनकी जो गलत पॉलिसीज की वजह से। तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस कि बेसिकली जिन लोगों ने हमें सोल्यूशन देना था, जिन लोगों ने हमें क्वालिटी वर्क देना था, इस मुल्क को सर्व करना था, वो बाहर चले जाते हैं बेचारे। बाहर जाके जब पैसा हमें फॉरेन रेमिटेंस भी भेजते हैं, आगे फर्दर और चोर बैठे हुए हैं जो किसी को समझ नहीं आ रही पैसा जा किधर है। तो हमारी कंडीशन बड़ी वर्स्ट होती जा रही है, हमारा पैसा डिवैल्यू कर दिया इन लोगों ने। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम ऐसे है, इनका सोल्यूशंस को बहुत दूर नहीं है,
इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कंफर्म करता हूँ आपको कि जब हम इसको प्रॉपर प्लानिंग करके किसी चीज़ को लेंगे तो हम विद इन ईयर आपको इसका आपको रिजल्ट देंगे, हर बात का, हर चीज़ का। तो हमने प्लानिंग ऑलरेडी अपने तौर पे की हुई है। तो हम हैं पाकिस्तान को हम रजिस्टर्ड करवाने जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान की वकला बरादरी और जो बाकी पूरी अवाम है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमें ज्वाइन करें, हमारी स्ट्रेंथ बने। और ये हो ही नहीं सकता कि आपके मसाइल हल ना हो। हम खाली बातें करने वाले नहीं हैं, आपको हम इंशाल्लाह प्रोड्यूस करेंगे ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और भी देखने में आई है, जिस तरीके से आजकल एक वारदातों का सिलसिला बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी की वजह से चल पड़ा है, आम आवाम महफूज नहीं है। आजकल तो ऐसा भी हो रहा है कि माएँ जो बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल जा रही है वो महफूज नहीं है। बच्चों के सामने उनकी माँ को लूट लिया जाता है, कीमती अशिया लूट ली जाती है, और आवाम चोरों डकैतों के रहम करम पे बेबस बैठी है। तो इसके ऊपर आपकी जो पार्टी है वो क्या अमल दरामद करेगी? जो क्राइम की सूरत हाल है, रावलपिंडी को आप देख रहे हैं, ये भी एक ऐसा शहर था, पुरअमन शहर था। आज इसकी भी हालत ज़ार ऐसी है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में चोरी डकैती की वारदातें आम है। तो आप लोग किस तरीके से पुलिस सिस्टम को ठीक करेंगे, किस तरीके से क्राइम का खात्मा करेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बट साहब, कोई भी बंदा बाय नेचर चोर नहीं है, कोई भी बंदा बाय नेचर ठग या लुटेरा नहीं है। उसको हालात की वजह से उसको बनना पड़ता है। अब चूंकि मुल्क के अंदर कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, चोर जब चोरी करता है तो वो पहले उसकी सेटिंग ऑलरेडी अदारों के साथ होती है, तब वो करता है। बंदा रातों रात उठ के चोरियां डकैतियां नहीं करता। तो अभी जो जिस नहज पे हालात पहुंच गए हैं, लोग इस वजह से मजबूरियाँ चोरियां डकैतियां करने के, और आप खाली FIR करके लोगों को पकड़ के या उनसे रिकवरियां भी करी जाएंगे तो ये उसका कोई सलूशन नहीं है। हमारे पास जो सलूशन है, जब बंदा खुद खुशहाल हो जाएगा, उसके जेब में पैसे आ जाएंगे, उसके घर में रोटी आ जाएगी, उसको VN में आ जाएगा, उसको रहना सहना उसका प्लाजिबल, उसका रिजनेबल उसकी जब हो जाएगा रहन सहन, तो मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा चोर डाकू लुटेरा या फ्रॉडिया बनेगा। ये हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम बन गया कि हम एक तो सच्चाई किसी भी फील्ड में हमारी नहीं रह गई। सच्चाई क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे मामलात क्लियर नहीं है, दयानतदारी नहीं है, हम अपने जो गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम है उससे पीछे हट गए हैं। और क्या वजह हटने की? कोई भी बंदा, हर बंदा ही चाहता है कि मैं अच्छा इंसान बनूं, उसको उसके हालात मजबूर करते हैं। और मैं आपको इंश्योर करूंगा कि हर बंदे के हालात इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, बाकी मामलात खुद बहुत ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये एक आजकल हालात जो इलेक्शन के ऊपर अदारे आमने सामने खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ ओपोजिशन हुकूमत आमने सामने खड़ी हुई है, मुकदमात का सिलसिला जारी है। अगर आप लोगों को इक़्तिदार का मौका मिलता है तो आप भी ये रवायत कायम रखेंगे? ऐसा तो कभी भी नहीं होगा जी। हम बेसिकली ये कानून और आइन के मुताबिक कुछ भी नहीं चल रहा। ये क्लैश की बेसिक वजह भी यही है इनकी। अगर ये आइन और कानून के मुताबिक सारे अदारे चलें तो मेरा नहीं ख्याल कोई टकराव किसी भी जगह पे आएगा। हर बंदा अपने डोमेन से हट के वो आगे परफॉर्म करना चाह रहा है। क्लैश की बेसिक वजह भी वही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर हमें अपॉर्चुनिटी दी तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा किसी को सोचने का भी मौका मिलेगा कि हम कोई वायलेट करेगा लॉ को या उसको कोई क्राइम की तरफ जाएगा। इंशाल्लाह प्रॉस्पेरेसी ऑफ पाकिस्तान आपको नजर आएगी। तो क्या आप आवाम को क्या मैसेज देते हैं, पब्लिकली क्या मैसेज देते हैं, और दूसरी तरफ क्या आप आवाम को इस हालात में क्या आपका मैसेज है कि आवाम किस तरफ जाए और किस पे अमल दरामद करे? बट साहब, मेरी आवाम से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ताकत को पहचानें, अपने आप को पहचानें। कोई हर कौम ने जिन लोगों ने तरक्की की है उन्होंने अपनी एफर्ट से की है। अल्लाह ताला भी उसकी मदद फरमाते हैं कि जिस बंदे ने एफर्ट स्टार्ट की हो, लईसल इंसाना इल्ला मासा, तो हमें सही करनी पड़ेगी। कब तक हम बैठे रहेंगे इन अदारों की वजह से मजबूर होके, हालात की वजह से मजबूर होके, या माफियाज़ की वजह से मजबूर होके? एटलीस्ट हमें आज नहीं तो कल हमें उठना पड़ेगा। तो वाई नॉट टुडे? हमें आज ही जागना पड़ेगा। अपने आप को ट्रेंड करें, अपने आप को अपना सफ़र शुरू करें। आज शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह कल मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो खुशहाली कोई दूर नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे हम पाकिस्तान के बानी और चीफ ऑर्गेनाइज़र विरक साहब मिर्ज़ा साहब मौजूद थे। उन्होंने पाकिस्तान के हालात को किस तरह बेहतर किया जाता है, मसाइल का हल क्या, इसके ऊपर गुफ्तगू की। आज के प्रोग्राम में अपने मेज़बान इफ्तारी भट्टी को इजाज़त दे। अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।